अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। आपसे रिक्वेस्ट थी कि जो भी स्टोरीज़ आपके पास मौजूद हैं मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शेयर करें। कोशिश करें कि आप ईमेल कर दें। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ आपकी सपोर्ट जो कि मुझे हमेशा चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, आपने अगर अब तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अगर हो सके तो इन स्टोरीज़ को, इन अपलोड्स को अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अकील साहब ने कराची से शेयर की है। ये स्टोरी बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी है और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे सुनने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आई थी और मैं सोचने लगा था कि अल्लाह ना करे आपके साथ या हमारे साथ कभी ज़िंदगी में अगर इस तरह के वाक़यात पेश आएँ तो मुझे यकीन है कि पूरी ज़िंदगी इन वाक़यात का असर न सिर्फ हमारी ज़िंदगी में रहेगा बल्कि हमारे साथ साथ जो भी लोग अटैच हैं या जो भी हमारी सराउंडेड फैमिलीज़ हैं वो भी इन वाक़यात के बाद से डिस्टर्ब हो जाएंगी। इन्होंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की है, यानी जिस सोसाइटी में या जिस एरिया में ये रहा करते थे, तो वहाँ पे मैं कम से कम सोसाइटी का जो नाम है उसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि इनकी तरफ से तो इजाज़त है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी सोसाइटी के बारे में या ख़ास तौर पे किसी भी करेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली उसका नाम लेके स्टोरी को बयान किया जाए। ये बताते हैं कि 2015 और 2016 में हम स्कीम 33 के अंदर एक सोसाइटी में, जिसको आप सादी टाउन कह सकते हैं, वहाँ पे रहा करते थे। अब ये जो सोसाइटी है ये बुनियादी तौर पे मिडिल क्लास लोगों की सोसाइटी है और जैसे कि आम तौर पे 120-240 गज के घर हुआ करते हैं, इसी तरह के घर उस सोसाइटी में मौजूद थे। लेकिन इनका जो ताल्लुक़ था वो बुनियादी तौर पे एक इस्लामी घराने से था और इनके घर में इतना ज़्यादा मिलना जुलना या लोगों में फालतू बैठना या मोहल्ले के लोगों पे नज़र रखना या किसी और की बातों में इन्वॉल्व होना शुरू से ही शामिल नहीं था। अब कहने को तो ये एक सोसाइटी में रहा करते थे, लेकिन इनके वहाँ पे इक्का दुक्का जानने वाले थे और आम तौर पे पूरी फैमिली कोशिश किया करती थी कि अपने काम से काम रखें। अब ये जो सोसाइटी है, या आज के दौर में भी अगर आप लोग वहाँ पे जाएं तो बुनियादी तौर पे ये बहुत सुनसान वीरान सोसाइटी है और इस सोसाइटी के साथ साथ और भी दीगर सोसाइटीज़ हैं जो कि स्कीम 33 में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि मगरिब होने के बाद वहाँ पे इस कदर सन्नाटा हो जाता है कि अकेले वहाँ पे जाना या रात के औकात में ख़ास तौर पे उस तरफ जाना किसी भी तरह ख़तरे से खाली नहीं होता। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि कुछ अरसे हम लोग वहाँ पे रहे और उसके बाद 2018 या 19 में वहाँ से हम लोग नाज़माबाद की तरफ शिफ्ट हो गए। अब क्योंकि इनके इक्का दुक्का दोस्त थे जो स्कीम 33 के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रहा करते थे, तो अक्सर उनसे मिलने के लिए ये बताते हैं कि मैं अपने घर से यानी नाज़माबाद से बाइक स्टार्ट करके वहाँ पे जाया करता था और अक्सर 12 बजे, 1 बजे या रात को 2 बजे वहाँ से अकेला वापस आया करता था। तो उन्हीं दिनों कि जब कोरोना का स्टार्ट हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना या आप कह सकते हैं कि घरों में महदूद करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद से फिर जो सरकारी पाबंदियां थीं वो भी लगना शुरू हो चुकी थीं। ये बताते हैं कि उन्हीं दिनों जबकि कोरोना चल रहा था और बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई थी, ख़ास तौर पे लॉकडाउन के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती थी, तो इत्तेफाक से मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए या किसी ज़रूरी काम की वजह से रात को तकरीबन 10:30-11 बजे
अपने दोस्त के घर रवाना हुआ। हालांकि जो मेरे पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरी मदर थी, वो मुझे बार बार मना कर रही थी कि इतनी रात में और इस माहौल में बाहर निकलना या वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग पे जिद सवार हो चुकी थी और मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था उनके साथ बातें किए हुए, उनके साथ बाहर बैठे हुए। और बात यह भी थी क्योंकि मेरा इतना बड़ा सर्किल नहीं था, तो यही जो इक्का दुक्का दोस्त थे, इनके साथ ही मैं आमतौर पे एंजॉय किया करता था। बहरहाल जब मैं स्कीम 33 में या उस रोड पे पहुंचा जो रोड हाईवे से सीधा सादी टाउन की तरफ जाया करता है, तो मुकम्मल तौर पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। गाड़ियां ना होने के बराबर थीं और जो भी लाइट्स उससे पहले जला करती थीं, उस रात वो लाइट्स भी नहीं जल रही थी। मेरे दोनों तरफ मुकम्मल तौर पे अंधेरा था और मुझे इस रोड पे 15 या 20 मिनट तक अपनी बाइक को दौड़ाते रहना था। इसी दौरानिए में जब मैं सादी टाउन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, तो मुझे आगे लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे बहुत सारे दरख्त मौजूद थे, ऐसा लगा कि एक दरख्त के नीचे कोई खड़ा हुआ है। जैसे जैसे मेरी बाइक की रोशनी उस वजूद तक पहुंचती चली जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उस वजूद पे जब बाइक की रोशनी पड़ना शुरू हुई है, तो एकदम से उसके कपड़े ना सिर्फ चमकना शुरू हो चुके हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन लाल कलर का जोड़ा पहने हुए तैयार होके अपने दुल्हा का या किसी का इंतज़ार कर रही है। वाकई में ऐसा ही था कि एक बहुत ही हसीन व जमील लड़की वहाँ पे लाल कलर के दुल्हनों के लिबास में ना सिर्फ खड़ी हुई थी, बल्कि उसके चेहरे पे इस कदर मासूमियत या इस कदर नूर मौजूद था कि मैं चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी बिला आखिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बाइक को स्लो करता चला गया। और मैंने बिल्कुल उसके सामने जाके अपनी बाइक को ना सिर्फ रोक दिया, बल्कि उसके इशारे का या उसके मुझसे मदद मांगने का इंतज़ार करने लगा। और वाकई में जब उसने मेरी तरफ देख के एक स्माइल पास की, तो उससे ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ा, बल्कि अगले ही लम्हे मैंने उससे सवाल कर डाला कि आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं? अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं आपको कहीं भी छोड़ सकता हूँ। और जैसे ही मैंने ये जुमले अपनी ज़बान से अदा किए, तो उसके मुश्किल से 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर वो जो हसीना थी वो एकदम से मेरी बाइक पे आके पीछे बैठ गई। एक अजीब सी खुशबू थी जो मुसलसल उसके कपड़ों में से या उसके वजूद में से ना सिर्फ मुझे आ रही थी, बल्कि जैसे जैसे वो खुशबू मेरी नाक में या मेरे दिमाग में चढ़ती चली जा रही थी, तो ऐसा लगने लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अनकॉन्शियस होता चला जा रहा हूँ। एक अजीब सा सुरूर था जो मेरे ऊपर न सिर्फ तारी हो चुका था, बल्कि ऐसा लगने लगा था कि 1 मिनट के अंदर अंदर मैं मुकम्मल मदहोश हो चुका हूँ। हालांकि जो मेरी तरबियत थी वो इसके बिल्कुल बरक्स थी और मेरी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझ पे ऐसा क्या तारी हो चुका है या मेरे दिमाग ने मेरा साथ देना क्यों छोड़ दिया है। खैर, इसी वीरान रास्ते पे चलते चलते एकदम से वो जो लड़की थी उसने मेरे कंधे पे 2 दफ़ा हाथ मारा। जैसे कि आमतौर पे अगर आप बाइक को रुकवाने के लिए इस तरह की हरकत किया करते हैं, तो जैसे ही उसने 2 दफ़ा मेरे कंधे पे हल्के हल्के से अपना हाथ मारा, तो मैं ना चाहते हुए भी एकदम से बाइक को रोकने लगा। और अगले ही कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने ना सिर्फ बाइक को रोक दिया था, बल्कि मैं एक अजीब से गुस्से का शिकार हो चुका था, क्योंकि जो कुछ हुआ था या जो कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था। बहरहाल जहाँ पे मैंने बाइक रोकी थी उस जगह पे भी लेफ़्ट और राइट साइड पे ना कोई आबादी मौजूद थी और ना ही दूर दूर तक कोई लाइट्स वगैरह का
इंतज़ाम मौजूद था। मैं बड़ा हैरान था कि इस अंधेरे में, इस वीराने में, इस सुनसान जगह पे आखिर इस लड़की ने बाइक रोकने का इशारा क्यों किया है। खैर, जब मैंने बाइक रोकी तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीछे से वो लड़की उतरेगी और वो मुझे शुक्रिया अदा करेगी और मैं फिर बाइक स्टार्ट करके आगे की तरफ रवाना हो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने बाइक रोकी तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरी बाइक से कोई उतरा है। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाइक से कोई पीछे से उतर के नीचे आया है तो मैंने जब अपने लेफ़्ट साइड पे यानी उस तरफ देखा जहाँ पे उस लड़की को होना चाहिए था, तो अजीब बात यह है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने सेंसेस में उस लड़की को न सिर्फ बाइक पे बैठाया था बल्कि उसके इशारा करने पे या कंधे पे हाथ मारने के बाद मैंने बाइक को आहिस्ता आहिस्ता करके रोका था। अब ये जो लड़की थी, इस लड़की को या तो ज़मीन खा गई थी या फिर आसमान निकल गया था। तकरीबन 1 मिनट तक मैं मुसलसल वहाँ पे खड़ा रहा और सोचता रहा कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे सेंसेस काबू में आना शुरू हुए और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो मैंने फ़ौरन से बाइक स्टार्ट की और जो भी आयत वगैरह मुझे आया करती थी वो पढ़ता हुआ जैसे तैसे अपने दोस्त के घर पहुंचा। जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उस दोस्त के घर पहुंचने तक, जो कि मुश्किल से 15 या 20 मिनट मज़ीद लगे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर या मेरे वजूद के ऊपर एकदम से शदीद कपकपी तारी हो चुकी है और अब मुझे बेतहाशा ठंडक का सा एहसास हो रहा है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा था तो मुझे लगने लगा था जैसे मुझे शदीद किस्म का बुखार हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो आँखें थीं वो बंद होना शुरू हो चुकी थीं और मेरे जिस्म से ऐसा लग रहा था जैसे आग निकल रही है। मेरे दोस्त ने जब मेरी इस कदर बुरी हालत देखी तो उसने मुझे कहा कि बजाय इसके कि तुम वापस जाओ, मेरा मशवरा यह है कि आज रात यहीं पे रुक जाओ। और सच्ची बात यह है कि मैं इस कदर डर चुका था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसी रास्ते से या उसी वीरान रास्ते से वापस जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा सामना उसी लड़की से दोबारा से हो जाए। खैर, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और उनको फ़ोन करने के बाद मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कल सुबह यानी अगली सुबह आप लोगों के पास वापस आऊँगा। ये जो रात थी, जो रात मैंने अपने दोस्त के साथ उसके घर में गुजारी थी, ये मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रात थी और पूरी रात बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे क़ुर्ब जवार में या मेरे अतराफ़ में मुझे बार बार वही खुशबू महसूस हो रही है, जैसी खुशबू मुझे उस वक्त उस लड़की के पास से आ रही थी। और ना सिर्फ उसके वजूद की या उसकी खुशबू मुझे महसूस हो रही थी, बल्कि जैसे जैसे रात बढ़ती चली जा रही थी तो अब मुझे लगने लगा था जिस रूम में मैं अपने दोस्त के साथ मौजूद हूँ वो लड़की उसी रूम के अंदर वहीं पे बैठी हुई है और मुसलसल मेरी तरफ देखती चली जा रही है। मेरा जो दोस्त था वो मुसलसल मुझ पे दम दुरूद कर रहा था और मेडिकली भी जो भी दवाएं उसके पास मौजूद थी वो मुझे प्रोवाइड कर चुका था। खैर, जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके जब यह रात गुजरी और सुबह के तकरीबन 9 बजे जब मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर रवाना हुआ तो इस पूरे रास्ते में, जो कि मेरे घर तक का रास्ता था, मुझे अब गौर करने पे लग रहा था कि कल रात जिस लड़की को मैंने उस वीरान रास्ते में लिफ्ट दी थी उसका जो चेहरा था बड़ा देखा देखा सा चेहरा था और अब लग रहा था जैसे उस लड़की को मैं इससे पहले भी न सिर्फ देख चुका हूँ बल्कि शायद मेरी इस लड़की से पहले मुलाकात हो चुकी है। खैर, जब मैं घर आया तो घर आने के बाद तकरीबन 4 या 5 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा
इस दौरानिए में मेरे जो पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरे मामू थे, वो मुसलसल मुझ पे दम दुरूद करते रहे। और एक हफ्ते के बाद जाके जब मेरी हालत कदरे बेहतर हुई तो मुझे अब मुकम्मल तौर पे याद आ चुका था कि उस रात को जिस दुल्हन को या जिस लड़की को मैंने लिफ्ट दी थी, ये हूबहू हमारी सादी टाउन की एक पड़ोसी थी, उससे मिला करती है। हमारी वो जो पड़ोसी थी, उस पड़ोसी का नाम किरण था। और जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट करने वाले थे तो हमने सुना था कि उसकी कहीं शादी की बातचीत चल रही है। खैर, कुछ अरसा मज़ीद गुजरा, यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 या 2 महीने मज़ीद गुजरे और इत्तफाक से मेरा अपने इलाके में, यानी जहाँ पे सादी टाउन में हम लोग रहा करते थे, उस एरिया में दोबारा से जाना हुआ। अब जब मेरा उस पुराने इलाके में, पुराने मोहल्ले में जाना हुआ तो वहाँ पे जितने भी लोग हमें जाना करते थे, ख़ास तौर पे जो हमारे इमीडिएट मोहल्ले वाले थे, उन सब से जब मेरी मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात के बाद जब मैंने उस लड़की यानी किरण, जो मुझे रास्ते में मिली थी या जिसके रूप में वो चुड़ैल या पिछल पैरी मुझे उस वीराने में मिली थी, जब मैंने मोहल्ले वालों से उस लड़की के बारे में पूछा तो ये जो मोहल्ले वाले थे वो कहने लगे कि इस लड़की के बारे में एक बुरी खबर है। अब जैसे ही उन्होंने उस लड़की के बारे में एक बुरी खबर का जिक्र किया तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बुरी खबर है जो उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि ये जो लड़की थी, इस लड़की की शादी की बातचीत चल रही थी और सारी जो भी मामलात थे या जितनी भी रस्में थीं वो अदा हो चुकी थीं और बाकायदा एक दिन मुकर्रर कर लिया गया था कि जिस दिन इसकी बारात होगी। तो उसी प्लान के मुताबिक इसकी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और बिला आखिर वो दिन भी आ चुका था जिस दिन इसकी शादी थी। और जब इसकी शादी हुई, यानी कि जब रुखसती हुई, तो रुखसती होने के बाद ये जो दुल्हा वाले थे ये अपने घर की तरफ बारात लेके जा रहे थे। और जब ये बारात लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे तो इनका जो रास्ता था वो इसी वीरान रास्ते से, यानी स्कीम 33 से गुजर के हाईवे की तरफ जाके आया करता था। इसी दौरानिए में जब ये बारात लेके अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो दुल्हा की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी का एकदम से एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के नतीजे में इस गाड़ी में जो भी, यानी कि ड्राइवर, दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की एक भाभी और उसकी मदर जो मौजूद थी, वो सारे के सारे न सिर्फ ज़ख्मी हो चुके थे बल्कि दुल्हन को इस कदर बुरी चोटें आई थीं कि जो लोग उस जगह मौजूद थे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, उनके मुताबिक ये जो दुल्हन थी, यानी ये जो लड़की किरण थी, उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई थी। और ऐसा ही हुआ कि जब तमाम लोगों को लेके अस्पताल जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने कंफर्मेशन की कि जो लड़की किरण है, जिसकी उसी दिन शादी हुई थी, उसकी इस रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो चुकी है। जबकि इत्तफाक से दुल्हा और उसके घर वाले, इवन के जो भी ड्राइवर था, ये लोग भी ज़ख्मी हुए थे, लेकिन इनमें से किसी की भी डेथ नहीं हुई। उस बदनसीब लड़की किरण की जो शादी की रात थी, वही उसकी मौत की रात थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें तो खैर की दुआ मांगें, और जब भी आप खुशियों की दुआ मांगें तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको सलामती के साथ सारी खुशियाँ दिखाएं। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी या जो भी स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहतमंद, खुशहाली वाली और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब की इस तरह के हादसात से या इस तरह की बुराइयों से हिफाजत फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।